अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बड़ी शख्सियत को एक्सटेंशन देने का खुफिया प्लान बन चुका है और ये प्लान बेनकाब भी हो गया है। अहम शख्सियत को एक्सटेंशन किस लिए दी जा रही है, वो अहम मनसूबा जो शख्सियत के थ्रू पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, वो प्लान भी अब मंजर आम पर आ गया है। इस प्लान की तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त कौमी और सूबाई असम्बलियों पर बाई इलेक्शन जारी है। 21 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर मुल्क भर के अंदर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और ज़िमनी इंतखाब के अंदर वो रिवायत दोहराई जा रही है जो आम इंतखाबात 2024 के अंदर रखी गई थी। वो रीत जो डाली गई थी आम इंतखाबात के अंदर, तकरीबन वही रीत अब ज़िमनी इंतखाब के अंदर भी दोहराई जा रही है। और हमने देखा है कि किस अंदाज में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से फॉर्म 45 पहले ही दस्तखत करा लिए गए, बावजूद इसके कि अभी तो वोटिंग का प्रोसेस जारी है, अभी तो वोटों के डालने का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, अभी गिनती का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। तो पोलिंग एजेंट्स जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे उनसे जो फॉर्म 45 है वो पहले ही सिग्नेचर करा लिए गए। अब ये सिग्नेचर क्यों कराए गए, जाहिरा खिलाफ कानून है। इस पर उम्मीदवार की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाफिज ईशान है PP 149 से और पोलिंग स्टेशन नंबर 127 है, इस पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने पहुंचकर बर वक्त न सिर्फ वीडियो बनाई बल्कि इस पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर धरना भी दे दिया और कहा कि जब तक रिटर्निंग ऑफिसर से बात नहीं करेंगे उस वक्त तक यहां से उठेंगे नहीं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहले से ज्यादा खबरदार हैं, पहले से ज्यादा बाखबर है, पहले से ज्यादा विजिलेंट है, पहले से ज्यादा चौकन्ने हैं और अपने वोट पर पहरा देने के लिए खड़े हुए हैं। और यही मामला हमने PP 149 के हाफिज ईशान साहब के साथ देखा। और वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, इकबाल उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने इस बात का एतराफ भी किया कि मौके पर मौजूद पोलिंग एजेंट से कबल वक्त ही फॉर्म 45 दस्तखत कराए गए हैं। और उसकी वजह जो एक भोंडी तोजी पेश की जा रही है वो ये है कि बाद में क्योंकि वक्त ज़ाया होता है तो वक्त के ज़िया से बचने के लिए हमने पोलिंग एजेंट से साइन करा लिए। भाई ये कैसी भोंडी हरकत है कि आपने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो फॉर्म 47 अपने पास महफूज रखे हुए हैं, वो अपने वोट पर पहरा दे रहे हैं, तो आपने फॉर्म 45 को भी अपने मुताबिक तरतीब देने के लिए आपने पहले उसके ऊपर दस्तखत करा लिए। दूसरी बड़ी एनॉमली देखने को मिली PP 158 के अंदर, जहां से मुनस इलाई कंटेस्ट कर रहे हैं और मुनस इलाई साहब की इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने वोटों से भरा जो है एक डब्बा देखा जिसके अंदर ऑलरेडी वोट डाले गए थे। यानी वहां पर भी जाली वोट डाल के इंतखाब को अपने हक में करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी अहम एनॉमली हमने हल्लोकी से देखी जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शब्बीर गुज्जर साहब जो यूसुफ मियों की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिर्फ विजिट करने के लिए गए थे, उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद आज एक अहम इंकशाफ और भी हुआ है क्योंकि मियां शहजाद फारूक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा NA 119 से कौमी असम्बली के हल्के के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करे और उनके मद्दे मुकाबले अली परवेज साहब है। मियां शहजाद फारूक साहब ने एक मीडिया टॉक की और उसके अंदर जो कुछ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है वो तो बताया ही, लेकिन साथ में खुफिया कॉल से मुतालिक बताया कि उनको एक कॉल आई है और उस पर एक धमकी मौसूल हुई है। और धमकी ये है कि उनके भाई मियां इबाद फारूक जो इस वक्त रियासत की कस्टडी में है, मियां इबाद फारूक को ठिकाने लगा दिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं और मियां इबाद फारूक हैं, उनको ऑलरेडी पार लगा दिया गया है, यानी दे आर नो मोर। और मिलिट्री कस्टडी के अंदर ही, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो मिलिट्री की कस्टडी में उनको मौत के घाट उतारा गया है। अब पता ये चल रहा है कि वो जिंदा है, जो खुद मियां शहजाद फारूक बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा भाई जिंदा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर तुम पीछे नहीं हटे और अगर तुम हमारे कैंडिडेट के हक में दस्तबरदार नहीं हुए तो तुम्हारे भाई को ठिकाने लगा दिया जाएगा, तुम्हारी नस्लों को तबाह कर दिया जाएगा। जिस तरह मियां इबाद फारूक की जो फैमिली और बच्चे हैं वो जल सड़ कुड़ रहे हैं, उसी तरह से तुम्हारी फैमिली को भी यही विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि तुम अलहदा हो जाओ। अब बुनियादी तौर पे NA 119 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की छोड़ी हुई नशस्त है, अली परवेज यहाँ से कंटेस्ट करे। और मैं आपको बताऊं कि वैसे तो ऑफिशियल जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें मरियम नवाज तकरीबन 15,500 वोटों से यहाँ से जीती थी, लेकिन जो वोटों का फर्क है वो इतना नहीं था जितना बताया गया, वो कम है। और अब भी जो वोटर टर्नआउट देखा जा रहा है उसके मुताबिक अगर यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती भी है तो मैं आपको ये बता दूं कि वोटों का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। वो जो भी कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से वो 4-5 हज़ार वोटों के डिफरेंस के साथ जीतेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसलिए बड़ा टक्कर का मुकाबला है और बड़ी टक्कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती हुई दिखाई भी दे रही है। अब बढ़ते हैं जनाब उस खबर की तरफ जो एक्सटेंशन की खबर है। अब बाई इलेक्शन के अंदर तो जो कुछ हो रहा है दैट इज नो मोर डिफरेंट फ्रॉम द जनरल इलेक्शन 2024। जो एक्सटेंशन का मामला है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से 3 मई को
जो जुडिशल काउंसिल है उसका इजलास बुलाया गया है, कमीशन का इजलास बुलाया गया है, जुडिशल कमीशन का। और उसका इजलास इसलिए बुलाया गया है कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती मकसूद है। खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो ही इज़ गोइंग टू गेट रिटायर्ड। तो उनकी जो जगह पर जो है वो अब कोई नया चीफ जस्टिस लगाना है। अब नया चीफ जस्टिस कौन होगा, ज़ाहिर है एलिवेशन का भी मामला है। एलिवेशन अगर आमिर फारूक साहब की और उसके बाद जो उनकी एब्सेंस में कोई चीफ जस्टिस होगा वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में से होगा। होता तो यही है कि जो सीनियर मोस्ट होता है उसको चीफ जस्टिस लगा दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो कमीशन का इजलास बुलाया गया है उसमें कंसिडरेशन ये होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसिडर किया जाएगा। अब ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस वाला क्या मामला है, इस वक्त तो जो सीनियर मोस्ट जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। यानी इसका मतलब ये कि पिक एंड चूज है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोकने के लिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन जजेस में शामिल हैं कि जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से खत लिखा और खत लिखने वाले जजेस के अंदर वो लीड कर रहे थे और उनके अगेंस्ट फिर रेफरेंस भी सामने आया, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 रेफरेंसेस सामने आए। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोकने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह मामला किया है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा इसीलिए हुकूमत वक्त को सूट भी करते हैं, मुक़्तदर हल्कों को भी सूट करते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले हो जाते हैं। यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाब निशान वापस लेने वाले मामले के ऊपर और फ्रंट के ऊपर भी हुआ। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए वो कानून साजी होने जा रही है कि जिसमें उनके ओहदे की मियाद यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ओहदे की मियाद को 3 साल तक कर दिया जाए। यानी चीफ जस्टिस जो होगा वो 3 साल तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और जाहिर है अभी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत में बैठे हुए लोग ये पोज कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी मामला अंडर कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन हमारा जिन लोगों से रब्ता हुआ है, जो अंदर की खबर सामने आ रही है, ना सिर्फ कंसिडरेशन हो रही है बल्कि पार्लियामान से ऐसी लेजिस्लेशन कराने के लिए की भी ठान ली गई है कि जिससे एक्सटेंशन का प्रोसेस आसान हो सके। और दूसरी तरफ जहाँ तक मिलिट्री क्वार्टर्स के अंदर एक्सटेंशन का मामला है तो वहाँ पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इज़ वेरी मच होपफुल कि वो भी कंटिन्यू करेंगे। और यही वजह है कि एक इदारे के अंदर जो प्रोसेस है कुछ लोगों के अगेंस्ट या जिसको खुद एहतसाबी का अमल कहा जाता है वो भी शुरू हो गया है। जो लोग सूट नहीं करते हैं, जाहिर है जहाँ पर कोई इख्तलाफ है उस इख्तलाफ को भी ख़त्म किया जा रहा है और आने वाले रास्ते के लिए जो है वो राह हमवार की जा रही है। और इस वक्त एक कवी तासुर तो मुल्क के अंदर मौजूद है कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का फुल कंट्रोल है एज फार एज द इकोनॉमी कंसर्न, एज फार एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो वहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल क्रेडिटर्स को भी, बैरून ममालिक को भी यकीन दहानी करा रही है कि हम लोग मौजूद रहेंगे, ये जो वादे हैं ये हम वफा करके जाएंगे। और फिर इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं कि बहुत सारे ममालिक के लोग अब विजिट भी कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का वफ्द आया और अब ईरानी जो सदर हैं इब्राहिम रईसी वो भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। कल उनकी आमद एक्सपेक्टेड है एक बड़े ही कठिन वक्त के अंदर जब टेंशन है ईरान और इसराइल के माबैन। और कहा यह जा रहा है कि 2 रोज़ा दौरा होगा, 24 अप्रैल तक वो पाकिस्तान में रहेंगे और फिर वो पाकिस्तान से वापस ईरान रवाना हो जाएंगे। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान का स्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ईरान पर पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ देता है, अमेरिका को राजी रख पाएगा नहीं रख पाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ज़ाहिर है जो हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रंट है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत के तो हाथ में मामला नहीं है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। तो उसके लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी 10 साला प्लान के ऊपर काम हो रहा है। और फिर उसके साथ साथ इदारों के अंदर कुछ लोगों को यानी जुडिशल साइड के ऊपर भी लेजिस्लेशन हो रही है ताकि ये जो कंपनी है वो बरकरार रहे, स्टेटस को बरकरार रहे और लंबी इनिंग खेली जा सके। अब देखना ये है कि इस लंबी इनिंग को तोड़ने के लिए, पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए जो इमरान खान साहब स्ट्रेटेजी अपनाए हुए हैं वो उनके लिए फ्रूटफुल साबित होती है या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।